जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो ये हमारा शानदार सा सेशन है वो दर्पण का सूत्र 1/स्मॉल f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का निगमन, यानी आज हम इस सूत्र को प्रूव करेंगे कि कैसे इस सूत्र को बनाया गया है। और वो चाहे दर्पण अवतल हो या फिर उत्तल हो, दोनों के लिए यही सूत्र होता है। इसलिए आप लोग इस सूत्र का निगमन बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये आपके क्लास 12th के सिलेबस में शामिल है। क्लास 10th के सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज है। तो क्लास 10th के हों या 12th के हों, अगर चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझेंगे तो हर जगह वो आपके साथ देगा। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरे अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम दर्पण के सूत्र का निगमन करेंगे। निगमन करने का मतलब होता है कि उसको प्राप्त करना कैसे ये बना है। 1/स्मॉल f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब देखिए, सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर एक अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण लिया है। यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है। ये भी जो वस्तु है, ये भी जो वस्तु है, इससे हमने क्या किया है, प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया है। क्योंकि प्रतिबिंब बनने के नियम और कैसे प्रतिबिंब बनते हैं वो सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको क्लियर हो सके कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं और उसके नियम क्या हैं। तो चलिए हम यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर ये भी एक वस्तु है जिसका क्या किया है हमने, प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया है। प्रतिबिंब बनने के वही तरीके हैं, जो नियम है। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती हैं। और तीसरा हमने लगाया कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये किरणें जहाँ पर काटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पर प्रतिबिंब बना है a', b', ठीक है। और यहाँ पर वस्तु जो है ए और बी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ए बी जो है, इसी के बराबर हमने डीएन लंब खींचा है। और ए बी और डीएन दोनों क्या है, समांतर हैं। उसके साथ साथ ए डी और बीपी भी समांतर है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी दूरी नापेंगे तो हम दर्पण के ध्रुव से सारी चीज़ों की दूरी नापते हैं। सारी चीज़ों की दूरी नापने का मतलब क्या है कि वस्तु की स्थिति भी हम दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति भी दर्पण के ध्रुव से नापेंगे, फोकस दूरी भी दर्पण की ध्रुव से नापेंगे और वक्रता केंद्र भी दर्पण की ध्रुव से नापेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दर्पण के ध्रुव से वस्तु की स्थिति। दर्पण की ध्रुव से ध्रुव से वस्तु की स्थिति दर्पण की ध्रुव से वस्तु की स्थिति, दर्पण की ध्रुव से वस्तु की स्थिति जो होगा पी बी होगा। क्या होगा, पी बी। और पी बी बराबर क्या होगा, -u। देखिए, अवतल दर्पण में u v f r सबका मान क्या होता है, माइनस में होता है। क्योंकि जब आप निर्देशांक लिखते हैं तो यहाँ पर होता है ध्रुव मुख्य अक्ष, ये निर्देशांक होता है। यहाँ से इधर अगर आप जाते हैं तो माइनस डायरेक्शन में जाते हैं, इधर से दाहिने तरफ जाते हैं तो आप प्लस डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसलिए माइनस डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर वस्तु की स्थिति माइनस डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में लिखा गया है। प्रतिबिंब भी माइनस डायरेक्शन में बना है। तो दर्पण की ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति पी बी डैश, क्या है, पी बी डैश इक्वल टू क्या होगा, -b। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, अब दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, पी एफ होगी। पी एफ इक्वल टू क्या होगा, -स्मॉल f। दर्पण की त्रिज्या, दर्पण की त्रिज्या ये क्या होगा, पीसी होगा। पीसी इक्वल टू क्या होगा, -R। और -R किसके बराबर होगा, -2f के बराबर होगा। इतनी चीज़ें दर्पण में हमने समझा। अब बात करेंगे हम त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', F में,
अब यहाँ पर देखिए कि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, सी कहेंगे या नहीं कहेंगे, ए डैश बी डैश सी में, यानी इस त्रिभुज में और फिर इस त्रिभुज में, इन दोनों में अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कोण जो होते हैं ये दोनों बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए दो कोण यहाँ पर बराबर होना है तो तीसरा कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तीसरा कोण बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समकोणिक त्रिभुज। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समकोणिक त्रिभुज हैं। कौन से त्रिभुज हैं, समकोणिक, यानी समकोण त्रिभुज है इसमें एक, और उसके साथ साथ ये कोण बराबर है, इसलिए समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। और जब समकोणिक त्रिभुज है तो इसमें अनुपात क्या होता है, लंबाई ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई के साथ और आधार का अनुपात आधार के साथ, यानी ये ऊंचाई होगी ए बी अपान, इसमें ये ऊंचाई होगी ए डैश बी डैश, इक्वल टू, इसमें आधार बी सी होगी, बी सी अपान, इसमें आधार क्या होगी, बी डैश सी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका अनुपात, ये बना देंगे हम समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, इसमें भी देखेंगे कि ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों 90-90 अंश के कोण हो जाएंगे, ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे तो फिर ये तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समकोणिक त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। और जब समकोणिक त्रिभुज है तो ऐसे कंडीशन में इसमें भी अनुपात जो होगा वो क्या होगा, हम आपको बता दें, वो होगा आपका डी एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपान बी डैश एफ। ठीक है, अब dn जो है ये ए बी के बराबर है और समांतर भी है, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो dn किसके बराबर है, ए बी का, तो dn को हम हटाएंगे और उसकी जगह पे ए बी रख देंगे, ए डैश बी डैश। अच्छा, अगर दर्पण का द्वारक ये होता है, ये छोटा होगा, जितना ये छोटा होगा उतने d किसकी तरफ खिसकता जाएगा, p की तरफ d, और नीचे आएगा और n किसकी तरफ खिसकता जाएगा, p की तरफ खिसकता जाएगा। तो यानी जो एफएन है ये pf के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, pf के। तो एफएन की जगह पर हम pf रख दे रहे हैं अपान b डैश एफ, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 2 यहाँ पर हमने बना दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों की अगर हम बात करें तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 की बात करें तो यहाँ पर बायां पक्ष ए बी अपान ए डैश बी डैश और यहाँ भी बायां पक्ष ए बी अपान ए डैश बी डैश। यहाँ पर बायां पक्ष बराबर दिख रहा है इसलिए दायां पक्ष किसके बराबर होगा, दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो यहाँ पर बी सी अपान बी डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान बी डैश एफ हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा कि बी सी और बी डैश सी, पी एफ और बी डैश एफ, इसको हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि इसके रूप में हम मान जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। अगर नहीं जान रहे तो फिर इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अब देखिए बी सी अपान बी डैश सी, अब बी सी का मान आप जान रहे हैं कि नहीं जान रहे, तो ये कैसे जानेंगे कि कौन सा मान हम जान रहे हैं। तो ये आपको देखना होगा, यहाँ पर बी सी का मान आप कहीं नहीं जान रहे हैं, बी सी है कहाँ से कहाँ तक, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी है और हम नापते हैं दूरी यहाँ से, तो इसलिए अगर हम बी पी में से
पीसी को घटा दें तो हमें मिलेगा बीसी। तो हम क्या लिखेंगे, बीपी माइनस पीसी, ठीक है ना। तो बीपी माइनस पीसी लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, बीपी या पीबी, पीबी माइनस पीसी। इसी प्रकार आपका बी डैश सी है। देखिए आपको बी डैश सी हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर बी डैश सी है और दूरी हम पी से नापते हैं, तो पी सी माइनस पी बी डैश माइनस कर देंगे, पी सी माइनस पी बी डैश, तो हमें मिलेगा बी डैश सी, पी सी माइनस पी बी डैश इक्वल टू पी एफ का मान तो आप जानते ही हैं, फोकस दूरी है। यहाँ पर बी डैश एफ है, बी डैश एफ, यहाँ पर देखिए बी डैश एफ है और दूरी आप यहाँ से नापते हैं, तो पी बी डैश माइनस पी एफ कर देंगे, पी बी डैश माइनस पी एफ। अब ये सारे मान आप जान रहे हैं। अब जब सारे मान जान रहे हैं तो बारी बारी सबका मान रख दीजिए। यहाँ पर हम मान रख रहे हैं पी बी का मान जो है वो माइनस यू है, माइनस पी सी का मान जो है वो माइनस 2f है, ठीक है। उसके बाद पी सी का मान माइनस 2f है और पी बी डैश का मान जो है वो माइनस बी है, इक्वल टू पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ है, और पी बी डैश का मान क्या है, माइनस बी है, माइनस पी एफ का मान क्या है, माइनस एफ है, ठीक है। ये सारे मान हमने रख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस यू माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2f, नीचे आपको क्या मिलेगा, माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी इक्वल टू यहाँ पर माइनस एफ अपान, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो भी माइनस कॉमन यहाँ ले लिए तो माइनस एफ बचेगा, इस माइनस से माइनस को हम काट देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि माइनस, यहाँ पर चीज़ें हम लिख के दिखा रहे हैं, माइनस यू प्लस 2f अपान माइनस 2f प्लस भी इक्वल टू आपको मिला है क्या, f अपान भी माइनस स्मॉल f। ये चीज़ें आपको मिली है, ठीक है। अब इसके बाद इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो माइनस यू और भी का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू भी मिलेगा, माइनस यू का माइनस एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यू एफ मिल जाएगा। अब फिर 2f का भी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2v मिलेगा, फिर 2f का माइनस एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2f स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इक्वल टू f का माइनस 2f में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2f स्क्वायर मिलेगा, और f का भी में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस u भी एफ मिलेगा, क्या मिलेगा, भी एफ मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये है आपका माइनस यू भी प्लस यू एफ। अब देखिए पहले यहाँ से माइनस 2f स्क्वायर और माइनस 2f स्क्वायर इसको कैंसिल कर देंगे। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस 2v मिलेगा और इधर बच जाएगा आपका v, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर u एफ प्लस 2v इसको इधर लाएंगे, माइनस v एफ इक्वल टू माइनस यू वी को हम इधर भेजेंगे तो प्लस यू वी हो जाए। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये यू एफ रहेगा, 2v में से आप v को माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या आपको, v और इक्वल टू इधर क्या है, u v। अब दोनों पक्षों में आप u v से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में u v से भाग देने पर u v से भाग देने पर, और जब भाग देंगे तो उस कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, देखिए हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, u एफ अपान u v प्लस v अपान u v इक्वल टू u v अपान u v, ठीक है ना। अब देखिए जो कट रहा है उसे काट दीजिए, u f से यहाँ पर u और f कट जाएगा वन चांस में, v f से
यहाँ पर वी एफ कट जाएगा 1 चांस में, यू भी से यू भी कट जाएगा 1 चांस में। यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 1/v, यहाँ से बचा 1/u इक्वल टू यहाँ से बचा 1/f। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और यही आपका क्या है, दर्पण का सूत्र है। क्या है, दर्पण का सूत्र है। तो इसी सूत्र का निगमन हमें करना था, हमने इस सूत्र का निगमन किया है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया है। आप इसको क्या कीजिएगा, अपने कॉपी पर फिगर बनाइएगा, जो चीज़ें हमने लिखा है पहले उसी तरीके से आप चीज़ों को लिख के अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इस चीज़ को समझाया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दर्पण के कुछ उपयोग, दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो दर्पण के हम उपयोग को इसी तरह मौखिक बता दे रहे हैं ताकि चीज़ों को आप समझ सकें, यहाँ पर रिटेन में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है वो डॉक्टरों के द्वारा, जो कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और उससे क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो बड़ा दिखाई देगा और उसके साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगा। उसके साथ साथ अवतल दर्पण का उपयोग हम जो भी टार्च वगैरह होते हैं या लाइट होते हैं उनके लिए हम करते हैं ताकि वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा एक जगह चमकीला बना सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को फैला सके। ठीक है, उसके साथ साथ हम उत्तल दर्पण की उपयोग की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे ज़्यादा हम बाइक वगैरह या फिर कार वगैरह जो भी वाहन होते हैं उसके साइड ग्लास के रूप में करते हैं ताकि पीछे से आने वाली जो भी वस्तुएं हैं हमें स्पष्ट दिखाई दे सके। और उसके साथ साथ उत्तल दर्पण का एक और कार्य है, वस्तुओं का प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा बनाता है, इसलिए दूर से जो भी पीछे से वस्तुएँ आती हैं उनका छोटा छोटा इमेज बनाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ उत्तल दर्पण का प्रयोग बड़े बड़े मॉल जो होते हैं उसमें किया जाता है ताकि जो भी भीड़ वगैरह है उसको छोटे से दर्पण में ही देखा जा सके। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझने में या किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसमें सुधार की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।